Assalamu alaikum and welcome to another program of Game Set Match. I'm your host Adil Azhar और दुनिया खेल की बहुत सारी खबरें लेकर तज्ज़िये गुफ्तगू आपकी बातचीत लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। और हमेशा की तरह जाहिर है वर्ल्ड कप जब भी कोई बड़ा इवेंट ख़त्म हो जाता है तो उसका एक विड्रॉल ज़रूर चल रहा होता है, लेकिन विड्रॉल से मतलब ये कि पुरानी यादें आपको आ रही होती हैं। अभी भी मेरे ख्याल से हमारे ज़्यादातर क्रिकेट फैंस जो हैं वो व्हाट इफ़ वाले सिनेरियो से गुजर रहे हैं कि काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। लेकिन बहरहाल नाउ इट इज़ द टाइम दैट वी शुड स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड। अब बात है आगे देखने की, तो हम भी अपने प्रोग्राम में आगे देखते हैं और हस्ब मामूल अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स के साथ। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने के बाद पाकिस्तान की टीम की वतन वापसी शुरू हो गई है और खिलाड़ियों का उनके चाहे एयरपोर्ट हो या उनके घरों में बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया। अगर हम बात करें पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की, नसीम शाह, आसिफ अली, उस्मान कादिर समीद चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा, टीम मैनेजर मंसूर राना और बोर्ड का दीगर अमला लाहौर पहुंचा। बाबर आजम की एयरपोर्ट आमद पर लोगों के जो हुजूम था उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की अगर बात करें तो वो जब अपने इस्लामाबाद घर में पहुंचे तो वहां पे फूलों की पत्तियां निछावर करके उनका इस्तकबाल किया गया, मिठाई भी तकसीम की गई। हारिस रऊफ ने इस मौके पर बात करते हुए फैंस का बहुत शुक्रिया किया कि उन्होंने वर्ल्ड कप की इस रोलर कोस्टर राइड के दौरान जो है वो पाकिस्तान टीम का भरपूर साथ दिया। सोचें जी, फाइनल में हारने पे ये इस्तकबाल हो रहा है, जीत जाते तो फिर तो क्या ही बात होती। चलें जी, बात करते हैं कुछ क्रिकेट मैचेस के हवाले से जो आज खेले गए। फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द बांग्लादेश अंडर 19 टूर ऑफ पाकिस्तान। और हमें सरप्राइज दिया, यानी कि बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी बांग्लादेश अंडर 19 की यहाँ पर चल रही है। ओडीआई सीरीज़ तो पहले ही उन्होंने अपने नाम की और पहले T20 में उन्होंने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त भी दे दी। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान अंडर 19 ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 143 रन बनाए। बासित अली 36 और साद बेग 28 रन बनाकर नुमाया रहे। बांग्लादेश अंडर 19 ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। मोहम्मद शहाब उनके टॉप परफॉर्मर रहे जिन्होंने अनबीटन नाकाबिल शिकस्त 41 रन बनाए। पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम को भी आयरलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ये हम बात कर रहे हैं T20 सीरीज़ में। ओडीआई सीरीज़ तो पाकिस्तान ने अपने नाम कर ली थी, लेकिन दिस इज़ अ बिग विन फॉर आयरिश वुमेन। आयरलैंड की जानिब से 168 रन के हदफ के जवाब में पाकिस्तान की ख़वातीन की टीम 18.5 ओवर्स में 133 रन बनाकर आउट हो गई, ऑल आउट हुए। पाकिस्तान की जवेरिया खान 36 गेंदों पर 7 चौकों की मदद से उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई, लेकिन वो भी कौमी टीम को शिकस्त से ना बचा सकी। आयरिश खराली, आर्लीन कैरी और लॉरा डिलैनी ने 3-3 विकेटें हासिल की। वैसे डिलैनी नाम के इनकी मेंस टीम में भी मेरे ख्याल से एक प्लेयर है, हो सकता है आपस में कोई ना कोई सिलसिला हो। तो जी हाँ, आयरिश विमेन ने पाकिस्तान की विमेन टीम को जो है वो T20 सीरीज़ में शिकस्त दे दी। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। और जाहिर है फीफा वर्ल्ड कप हम पहले ही अपने प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं। आप स्पोर्ट्स फ़ैन हो, चाहे फुटबॉल में आपका इंटरेस्ट ना भी हो, लेकिन 4 साल में एक बार तो इंटरेस्ट जाग ही जाता है। कतर में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप अब आगाज़ से सिर्फ 4 दिन की दूरी पर रह गया है। टीमों का कतर आने का सिलसिला जो है वो जारी है। अर्जेंटाइन की टीम जब दोहा पहुंची तो लियोनेल मेसी ऑफ कोर्स सबके मरकज़ निगाह रहे। इंग्लिश टीम पहुंची तो फैंस ने भरपूर इस्तकबाल किया और इट्स कमिंग होम के नारे लगाए गए। ये टिपिकली वो नारा होता है जो कि इंग्लिश फ़ैन किसी भी टूर्नामेंट में लगा रहे होते हैं। द फुटबॉल टीम हैज़ बीन डूइंग वेरी गुड। आने वाले प्रोग्राम्स में ज़ाहिर है हम इन तमाम टीमों का जायज़ा लेंगे। फेवरेट्स कौन कौन सी टीमें, हु आर द प्लेयर्स टू लुक फॉरवर्ड टू, वो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन पे हमें ख़ास नज़र जो है वो रखनी होगी। और इसके अलावा सऊदी अरब और बेल्जियम की टीमें इवेंट की तैयारियों के सिलसिले में उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। कतर की सड़कों में मेले का समा है और मुख्तलिफ ममालिक के फैंस हल्ला गुल्ला करते हुए नजर आ रहे हैं। टॉकिंग अबाउट दी अर्जेंटीनियन टीम, दे विल बी इन एक्शन टुडे। आज वो एक एक्शन में होंगे 9 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। वो एक मैच खेल रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ। प्रैक्टिस मैच उनका ये होगा। So that's it for What's Up in Sports. So
Yes, actually, I'm also getting very excited. I mean, FIFA World Cup, of course. इस बार जो बिल्डअप था फीफा वर्ल्ड कप का वो इतना एक्साइटिंग नहीं था। उसके ना होने की जो बहुत बड़ी वजह ये थी, जो हम बार बार जिक्र करते रहते हैं, कि दुनिया भर के जो लीग्स थी वो चल रही थी, सारा फोकस लीग्स पे था। वरना जनरली फीफा वर्ल्ड कप जो है वो जून जुलाई में होता है। ये वो टाइम होता है जब लीग्स ख़त्म हो चुकी होती हैं, ख़त्म हुए हुए उनको 1 महीना हो चुका होता है, चैंपियंस लीग का फाइनल भी हो चुका होता है। जनरली फुटबॉल जो है अपना सीज़न ख़त्म कर चुकी होती है और फिर उसके बाद 2-3 हफ्ते की खामोशी होती है एंड देन फीफा वर्ल्ड कप। लेकिन इस बार आप जानते हैं कि 2 दिन पहले तक लीग के मुकाबले चल रहे थे और अब टीमें जो हैं टूर्नामेंट शुरू होने से सिर्फ 4 दिन पहले वहाँ पर पहुँची हैं। एंड टॉकिंग अबाउट फुटबॉल एज वेल, आज पाकिस्तान फुटबॉल के लिए भी एक बहुत बड़ा दिन है, बिकॉज 2.5 साल के बाद पाकिस्तान की फुटबॉल टीम आज एक्शन में नज़र आ रही है। 2.5 साल, 3.5 साल, सॉरी नॉट 2.5 साल, 3.5 साल बाद आज पाकिस्तान की टीम काठमांडू में जो है वो एक्शन में नज़र आ रही है। नेपाल के ख़िलाफ़ एक फ्रेंडली मैच हमारी टीम खेल रही है। न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड, नई बनाई हुई टीम हमारी, नेपाल से हमारा मुकाबला हो रहा है और इस वक्त मुकाबला जो है वो 0-0 से बराबर है। हो सकता है हमारे प्रोग्राम ख़त्म होने तक इस मैच के ख़त्मी लम्हात होंगे तो फिर हम आपको स्कोर की अपडेट भी कर देंगे। चलें जी, तो हमारे साथ अब ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला हम शुरू करते हैं। लाला हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे अपने शाहिद खान आफरीदी। लाला को हम वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, खैरियत? बिल्कुल ठीक। लाला, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो 4 साल में एक दफ़ा फुटबॉल वगैरह देखते हैं, या है इंटरेस्ट है फुटबॉल में आपका, वैसे शौक है? कभी कभार देख लेता हूँ, शौक से देखता हूँ। खासतौर पर जो वर्ल्ड कप जैसा इवेंट होता है तो फिर सारी बात है, पूरी दुनिया ही देख रही होती है तो आपका इंटरेस्ट नहीं भी होता तो पैदा होना शुरू हो जाता है। बच्चे देख रहे होते हैं शौक से, अब बच्चे ज्यादा शौक से क्रिकेट या फुटबॉल की तरफ अब थोड़ा रुझान ज्यादा है हमारे बच्चों का। अच्छा, तो ये बताइए, आपकी वैसे बचपन में कौन सी फेवरेट टीम हुआ करती थी? ब्राजील, अर्जेंटीना, ये वाला सीन होता था या कोई और मुनफरिद टीम? यार पहले रोनाल्डो की वजह से अर्जेंटीना थी एंड देन फिर ब्राजील की बहुत बड़े स्टार्स थे, मैराडोना की वजह से अर्जेंटीना, या जी। उसके बाद ब्राजील एंड देन फिर जर्मनी। एक अगर स्किल्स देखी जाए तो जर्मनी की टीम मुझे हमेशा से फेवरेट रही है मेरी। एब्सोल्युटली, जर्मन टीम वाकई स्किल वाइज, जिसे कहते हैं ना टोटल फुटबॉल खेलते हैं, जो एक कॉन्सेप्ट वहाँ पे लेकर आए थे फ्रांस बैकेनबावर, उनके मैनेजर। इट्स गोना बी फन एज आई टोल्ड यू जी। 4 दिन रह गए फीफा वर्ल्ड कप में, सो लाला का भी एक्सपर्ट ओपिनियन हम फुटबॉल पे भी लेते रहेंगे। ठीक हो गया जी? ओके चलें लाला, बात करते हैं जरा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वापस आना शुरू हो गई है। जाहिर है मतलब परसों जब हमने आपसे बात की थी, हम पहले शाहीन के जिक्र से स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आपकी अब तक उनसे बात भी हो गई हो। बिल्कुल सिचुएशन डिफरेंट हो गई है। जहाँ पे हमें लग रहा था कि शाहीन एक लंबे ले ऑफ पे जा रहे हैं और कोई सीरियस इंजरी है, जो पहला स्कैन इनिशियल ऑस्ट्रेलिया में हुआ है उसके मुताबिक तो सिर्फ ये एक वक्ती तौर से उनका जो है वो नी फ्लेक्स हुई थी, जिसका थोड़ा असर था, थोड़ा दुखन फील हो रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी खबरें आई हैं वो ये कि कोई इंजरी एक बार फिर से नमूदार नहीं हुई है। लाला, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? मेरे पास मेरी बिल्कुल भी बात नहीं हुई है। सिर्फ यही था जो लास्ट टाइम मेरी और आपकी बात हुई थी कि ज्यादा लंबा नहीं हुआ, ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं है, सिर्फ उसी जगह पे दोबारा थोड़ा सा हिट किया है, जब खासतौर पर उसने डाइव मारी है। तो वो ये इंशाल्लाह 2 हफ्ते में रिकवर कर सकता है। आगे टेस्ट क्रिकेट, अच्छी बात है कि टेस्ट क्रिकेट में रेस्ट मिलना चाहिए, क्योंकि उसका रिकवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बहुत सारी क्रिकेट है, फिर इंशाल्लाह भी है भी होम सीरीज, तो आप दूसरे लड़कों को भी चांस दे सकता है। दूसरे लड़कों के लिए भी एक अच्छा मौका है ये। जी वाकई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और यहाँ पे जाहिर है 2 स्कूल मेरे ख्याल से वैसे लाला इसमें तो कोई इस बात से अग्री नहीं करेगा कि शाहीन को हमें अब फोर्स करना चाहिए एक बार फिर से क्रिकेट रिज्यूम करने के लिए। शाहीन डिजर्व्स अ ब्रेक, और ज़ाहिर है एक बार खिलाड़ी इंजरी प्रोन हो जाए तो उसका फिर ख्याल भी ज़्यादा। जैसे शोएब अख्तर आपके साथ खेलें, शोएब अख्तर हमें पता है कि वो इंजरी प्रोन थे, मुझे नहीं पता कि उनका ख्याल रखा जाता था कि यार ये मैचेस खेलो या ना मैचेस खेलो, लेकिन एहतियात की तो बहुत ज़रूरी है बिकॉज शाहीन अभी बहुत जवान है और बहुत क्रिकेट खेलनी है अभी इंशाल्लाह। देखिए अपना जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो अपना ख्याल खुद रखते हैं, और जो आपने शोएब अख्तर की बात की है, देखिए शोएब अख्तर का रन अप, उसका एक इंजरी नहीं थी, वो बेचारा काफ़ी अरसे से अपने इंजरीज को कैरी करके वो मेंटली फिजिकली तो नहीं लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो जल्दी हिम्मत नहीं हारता था। वो इंजरीज के अंदर पेन किलर्स भी लगवा रहा है, खाए भी जा रहा है, एंड देन वो आउट भी करता था। वो एक अलग किस्म का आदमी था, बहुत स्ट्रॉन्ग था माशाल्लाह से वो। लेकिन उतनी इंजरीज के साथ कोई, मैं नहीं समझता कि कोई खेल नहीं सकता था जितना शोएब अख्तर खेला है। शाहीन की भी इंजरी, मैं नहीं चाहता कि इंजरी हो एंड देन फिर वो
उसी इंजरीज के ऊपर अगर 80% भी फिट है तो मैं नहीं समझता कि उसको खेलना चाहिए, उसको रेस्ट देना चाहिए, उसको प्रॉपर फिट रखे और बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बहुत तरीके से खिलाने की ज़रूरत है। वैसे लाला शोएब ने कहीं पे ये बात बोली है, अभी मैं बल्कि अपनी टीम से बोलूँगा, पूछूंगा कि कहाँ उन्होंने ये बात बोली है। उन्होंने कहा है कि जी शाहीन को इंजेक्शन वगैरह लगा के बॉलिंग करा लेनी चाहिए थी उस दिन। बड़ा ख़तरनाक मशवरा दे दिया ये तो शोएब ने वैसे। नहीं 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 नहीं, ये तो मैं नहीं समझता कि कोई जायज़ बात है। आई थिंक पेन किलर सिर्फ वक्ती तौर पे होता है, हमने भी बहुत दफ़ा किया, लेकिन उसका साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं। मैच इसलिए कि आपको उस वक्त तो सुन हो जाती है और पेन खत्म हो जाता है, लेकिन जब आप मैच खेल लेते हैं उस रात को फिर नेक्स्ट डे जो है ना वो पेन और ज़्यादा बढ़ जाती है। हाँ बिल्कुल, अपने यूट्यूब चैनल पे मुझे टीम ने कंफर्म किया, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे ये बात की है। लेकिन वो वैसे लाला ने जैसे बताया, आई थिंक शोएब अख्तर एक अलग ही बीस्ट था, वो एक अलग ही बंदा था। और मेरे ख्याल से वो मेंटली वो बंदा इतना स्ट्रांग था लाला, कि शोएब अख्तर अगर मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं होता तो शायद अपने करियर को इतना आगे नहीं ले जा सकते थे जितने इंजरी प्रोन वो थे। शोएब अख्तर मेरे ख्याल में उसने दुनिया के बैट्समैनों को हिला के रखा हुआ था और पेस थी उसके पास। अगर वो उसकी इंजरीज ना होती और मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा पता नहीं आउट करता है या नहीं करता, लेकिन लोगों के सर तोड़ देता वो। तो उसकी जो पेस थी उसको मैंने खुद देखा है, साथ खेले में काफ़ी क्रिकेट आई मीन बहुत ही अलग किस्म का बॉलर था वो। बैट्समैन मेरा नहीं ख्याल कि उसको शौक से फेस करते थे। हाँ नहीं वाकई, वैसे आप तो खैर अल्लाह का शुक्र है कभी उनको इस तरह फेस नहीं किया दूसरी तरफ, लेकिन हमने एज एन ऑडियंस क्राउड उनको देखा है, तो वो बंदे का जो एक्शन भी लाला ऐसा लगता था उड़ता हुआ आ रहा है एक बंदा, इतना कोई ज़बरदस्त उसके बाल उड़े हैं। और वो शोएब अख्तर आके व्हाट अ कैरेक्टर, एंड काश वाकई वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते। लाला कुछ बात करते हैं ज़रा, सबसे पहले हम पाकिस्तान अंडर 19 टीम के हवाले से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। आई डोंट नो आप ये स्पोर्ट्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश की टीम ने आके पाकिस्तान में हमें शिकस्त दी है, ODI सीरीज़ में भी शिकस्त दी, और आज पहला T20 मैच जो है वो भी हम बांग्लादेश से हार गए हैं। सो ज़ाहिर है हमारे यहाँ पाकिस्तान जूनियर लीग वगैरह हुई, ये सारी चीज़ें हुई, उससे प्लेयर्स भी आके सेलेक्ट हुए एंड ऑल, लेकिन ज़ाहिर है अंडर 19 में जैसे इसमें भी ज़ाहिर है बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार इतना खर्चा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और बांग्लादेश से हार रहे हैं। सो क्या कोई डिसअपॉइंटमेंट की वजह बनती है ये? देखिए फिक्र होनी चाहिए, फिक्र की बात है कि एक अंडर 19 की टीम बाहर से आई है, आपकी अपनी कंडीशन, अभी पाकिस्तान जूनियर लीग टॉप परफॉर्मर्स आपके सारी एक साइड बनी है, देन बांग्लादेश से खेल रहे हैं। और देखें आप हारते इसलिए हो क्योंकि दूसरी टीम जो है वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलती है, बहुत अच्छा करती है, वो आपसे बेहतर होते हैं, तब जाके ये रिजल्ट्स निकल आते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे जो ये अंडर 19 के बच्चे हैं, हमें फौरन जो है ना वो चीज़ों को एक वो नहीं कर देना चाहिए कि अभी खेला है अभी ये सारा कुछ, हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए चीज़ों को। नो डाउट हमारे पास अंडर 19 में जो मेरा एज ए मेंटोर एक्सपीरियंस रहा है, बच्चे बहुत अच्छे हैं। असल चीज़ ये है कि उन्हीं बच्चों को अकेडमीज में लेके उनको पॉलिश किया जाए, डायमंड्स इनको पॉलिश करना पड़ेगा और इनके स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। मेंटली इनको बहुत स्ट्रॉन्ग, फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा इन बच्चों को। इनके अंदर से जो फेलियर है वो निकालना पड़ेगा, इनको टीम मैन बनाना पड़ेगा। जो एक कभी कभार जरा नजर आती है कुछ प्लेयर्स की नहीं कि वो अपने लिए खेल रहे हैं, वो उन चीज़ों को निकालना पड़ेगा, इन बच्चों को तैयार करना पड़ेगा आगे की क्रिकेट के लिए कि आगे क्रिकेट जा किस तरफ रही है। तो इनको आई नो कि रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है, 4 डे 1 डे एंड देन T20 का भी आज मैच हारे हैं, तो मेरे ख्याल में मेरे लिए मैं नहीं समझता कि ये कोई एक्सक्यूजेस हैं कि हम सारे टॉसेस हार गए और सुबह 9:30 बजे मैचेस शुरू हो रहे हैं, ये सारे एक्सक्यूजेस हैं। हाँ नहीं एब्सोल्युटली। और जो एक चीज़ बात मेरे सामने अभी स्कोर कार्ड भी खुला हुआ है, 7 बेग कप्तानी कर रहे हैं कराची के, ऑफ कोर्स ये बाएं हाथ से बैटिंग करने वाले प्लेयर हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि मिडिल ऑर्डर में ये खेल रहे हैं, जबकि 7 बहैसियत ओपनिंग बैट्समैन जो है वो जनरली खेल रहे होते हैं। अभी तक जो उनका अंडर 19 का करियर है, सो वही चीज़ जो हम अपनी सीनियर टीम में देख रहे हैं वही हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ऑर्डर में तब्दीली की जा रही है। और लाला हर खिलाड़ी तो फ्लेक्सिबल नहीं होता ऑर्डर तब्दील करने के हवाले से। ज़ाहिर है आपको हमने देखा है कि आपने शायद मेरे ख्याल से पहले नंबर से लेकर शायद 11वें नंबर पे लाला बैटिंग भी की होगी मेरे ख्याल से या उस पर भी की होगी, मुझे नहीं याद आ रहा। वैसे सारे नंबरों पे बैटिंग की, लेकिन फिर भी एक खिलाड़ी के लिए एडजस्ट कर अपना बैटिंग ऑर्डर जरा मुश्किल तो होता है, आसान तो चीज़ नहीं है। हाँ नहीं मुश्किल तो होता है, बिल्कुल क्यों नहीं होता कि आप नया बॉल खेलो, अंदर पुराना बॉल आपको खेलने को मिले या पुराना बॉल खेल के नया बॉल खेलने को, बहुत फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन हमें हकीकत में मिडिल ऑर्डर्स बनाने पड़ेंगे
जैसे शान मसूद की अगर बात की जाए, उसने पूरा डोमेस्टिक सीजन जो है वो मिडिल ऑर्डर खेला, उसको पता है कि ओपनिंग एज अ ओपनर मेरी जगह नहीं बनेगी, तो उसने अपने आप को नीचे इस्तेमाल के नीचे खेला है उसने, और उसने परफॉर्म किया डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो इसी तरह हमें कुछ बैट्समैन को, असल चीज है कि सिलेक्शन कमेटी के प्लान क्या है, वो पाकिस्तान टीम को लेके ओपनर्स एंड देन फिर उसके बाद वो कुछ प्लेयर्स के साथ बात करके डोमेस्टिक क्रिकेट में उसको पुराने बॉल से खिला सकते हैं, मिडिल ऑर्डर खिला सकते हैं। हमें मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बनाने पड़ेंगे, हमें खुद बनाना पड़ेगा, इस चीज पे काम करना पड़ेगा। इवन कि हमें डोमेस्टिक में ऐसे मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स नहीं नजर आ रहे। बिल्कुल लाला, इससे पहले अंडर 19 टीम में, आखिरी बात करूंगा अंडर 19 टीम में, बासित अली हमारे कोच हुआ करते थे, फिर आपको पता है बासित अली से राहें अलग हुई। अब्दुल रहमान जो कि एक बड़े कामयाब कोच रहे हैं हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में, और केपी की टीम, पेशावर की टीम के साथ अटैच रहे हैं, उनका ये बास्केट कोच पहला असाइनमेंट था। सो ज़ाहिर है एक सेटबैक तो हुआ है, लेकिन आई थिंक अब्दुल रहमान बड़े ज़बरदस्त कोच हैं और बहुत नौजवान खिलाड़ियों को मेन क्रिकेट में उनको कहना चाहिए कि पर्दा सीमी पे लाने में, उनको ऊपर लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया है। तो ये कह सकते हैं कि ये नौजवान अच्छे हाथों में हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब्दुल रहमान का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अरसे से क्रिकेट खिला रहे हैं केपीके के बच्चों को, और बड़ा अच्छा रिजल्ट आया है। देखिए ये अंडर 19 है और ये एक्सपीरियंस इसके लिए अब्दुल रहमान के लिए नया होगा। अब्दुल रहमान के साथ आपने 3-4 और सीनियर्स प्लेयर्स जो टेक्निकली साउंड हों और जो प्रेशर को किस तरह हैंडल करते हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म के लोगों को जो है अब्दुल रहमान के साथ मिलके इन बच्चों पे काम किया जा सकता है। आप एक महीने में तो आप अब्दुल रहमान से रिजल्ट नहीं ले सकते। हाँ, अब्दुल रहमान को टास्क दे कि मुझे 6 महीने में ये बच्चे तैयार चाहिए या साल के अंदर मुझे इतने लड़के चाहिए तैयार, तो उसमें वो वर्किंग कर पाएगा। एक महीने में तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो अब्दुल रहमान के साथ बैटिंग, फास्ट बॉलर्स, विकेट कीपर, अच्छे फील्डर, इसका एक पूरा यूनिट होना चाहिए ताकि वो बच्चों के साथ काम कर सकें। ऑलराइट लाला, प्रोग्राम के शुरू में मैंने ये जिक्र किया था कि पाकिस्तान आज फुटबॉल टीम जो है 3.5 साल बाद अपना पहला मैच खेल रही है। बड़ी टर्बुलेंस रही पाकिस्तान फुटबॉल में, फीफा में सस्पेंड भी कर दिया था उन्होंने पाकिस्तान को। नेपाल के साथ हमारा मैच काठमांडू में इस वक्त हो रहा है और बड़ी तादाद में क्राउड जो है वहाँ पर मौजूद है। मैं बताता चलूँ हमारे व्यूअर्स को कि इस वक्त मुकाबला 0-0 से बराबर है। पहले हाफ का खेल जो है वो ख़त्म हो गया है। सो पाकिस्तान ने अगर गोल किया नहीं हो तो हमने कंसीड भी नहीं किया। बट रियली गुड टू सी कि एक बार फिर से पाकिस्तान की फ़ुटबॉल, ख़वातीन की टीम अभी रिसेंटली खेल कर आई थी और अब हज़रात की फ़ुटबॉल जो है वो भी खेल रही है, क्योंकि फ़ुटबॉल लाला नंबर 1 स्पोर्ट है। और बड़ा अफसोस होता था ये देख के कि पूरी दुनिया, छोटे छोटे ममालिक खेल रहे होते थे और हमारी टीम वहाँ मौजूद नहीं होती थी। बट फाइनली हमारी टीम, कुछ पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम के लिए लाला कुछ कलमात अदा कर दें, अगर वो सुनेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत खुश होंगे। नहीं जी, मेरे लिए हकीकत में मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। अदिल, मैं जब बलूचिस्तान जाता था मैं देखता था कि वहाँ पे इतना टैलेंट है, इतना शौक है। जो लड़के खेलते हैं वहाँ पे, हमारे बलोची भाई खेलते हैं या पख्तून भाई वहाँ पे खेलते हैं, इतने शौक से खेलते हैं फुटबॉल, लेकिन बेचारे फैसिलिटीज नहीं, जूते नहीं है, बगैर जूतों के फुटबॉल खेल रहे हैं। कोई प्रॉपर ऐसे ग्राउंड नहीं है जहाँ पे वो खेल सके। तो शौक तो बहुत ज्यादा है। इवन के कराची में हमारे जो नए जो थोड़े मम्मी डैडी बच्चे हैं वो बड़े शौक से फुटबॉल की तरफ आते हैं, खेलते हैं। तो है, लोग खेल रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इस मुल्क के अंदर टैलेंट है। बात हम बड़ों पे आती है जिनकी जिम्मेदारियां हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको उनको ग्राउंड, अच्छे अकेडमीज जो है वो एटलीस्ट हम उनको दे सके। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे बड़ों का ये बहुत बड़ा एहसान होगा इस मुल्क के बच्चों के ऊपर, जो 65% बच्चे हमारे, कि 2 चीजें दे दें, कि एजुकेशन दे दें और एक स्पोर्ट दे दें इन बच्चों को। ये बच्चों पे बहुत बड़ा एहसान होगा इन मुल्क के बड़ों का। सो ट्रू लाला, पाकिस्तान टीम के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, कामयाबी हासिल करें आज। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, अल्लाह ताला इनको इस काबिल बनाए कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करे। हमसे जो होगा इंशाल्लाह हम इन फुटबॉलर्स के लिए करेंगे, बिल्कुल करेंगे। दैट इज अमेजिंग। बहुत ज़रूरी है जो लाला ने बात की फाइनेंशियल हेल्प के हवाले से। कल लाला हैदर हुसैन आए हुए थे जो सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, और वो भी हमारे प्रोग्राम में थे। हमारी हॉकी टीम का कप्तान जो है उमर भुट्टा, वो भी थे। और वाकई हॉकी की जब हम फेडरेशन से लाला मिलते हैं ना और बात करते हैं, यानी दिल इतना, वो कहते हैं ना, बिल्कुल दुखी सा हो जाता है, पसीज सा जाता है। बिकॉज उनको साउथ अफ्रीका में एक टूर्नामेंट खेलने जाना है और उन बेचारों के पास पैसे नहीं हैं, और पाकिस्तान को अपनी रैंकिंग इम्प्रूव करने का एक बड़ा ज़बरदस्त ये मौका मिला है। आगे ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है।
सो बेचारे हर जगह जहाँ जा रहे हैं वो नॉक कर रहे हैं कि हमें कहीं से 3 करोड़ की फंडिंग उनको चाहिए। ये पाकिस्तान की सीनियर टीम की बात कर रहे हैं? ये सीनियर टीम की बात कर रहा हूँ लाला, सीनियर टीम की जो अभी मेडल जीत कर आई है मलेशिया से। और ये पैसे नहीं है इनके पास, पैसे नहीं है इनके पास, सोचें आप। वो बेचारे कल मेरी भी उनसे, हाँ मैं पूरे आपको पता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को जो गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिलती है वो 35 लाख रुपए है पूरे साल के। और कल मुझे हैदर ये बता रहे थे कि 1-2 हफ्ते का कैंप लगाने का खर्चा जो है वो 60 लाख रुपए का होता है। खिलाड़ियों का खाना पीना, उनकी एक्सरसाइजेज, ट्रेनर्स वगैरह अरेंज करना, उनका लॉजिंग का इंतज़ाम करना, ट्रैवल वगैरह। सो बड़ी अफसोस होता है लाला कि एक तरफ क्रिकेट है माशाल्लाह, अब तो हम देख रहे हैं अंडर 19 लेवल पे भी लड़के बच्चे इतना अच्छे पैसे बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हॉकी हमारा कौमी खेल है, बिल्कुल ही हमने इग्नोर कर दिया इसको। क्या किया जा सकता है? मेरे पास तो अल्फाज नहीं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की हॉकी की टीम आप पैसे स्पॉन्सर्स ढूंढ रहे हैं। आप देखें, आप अफसोस ही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, अफसोस हो सकता है हमें। तो मेरे ख्याल में कहाँ दुनिया की टॉप टीमों में आते थे हमारे, कहाँ गई हमारी स्क्वॉश, कहाँ गई हमारी हॉकी। आई मीन हम सिंगल स्पोर्ट, बिल्कुल सिंगल स्पोर्ट नेशन बन के रह गए। लाला चलें अभी हम वैसे थोड़ी देर में ब्रेक भी लेंगे, लेकिन जाते हुए आपने, अभी मैं फुटबॉल का जिक्र कर लिया, लेकिन शान मसूद का लाला आपने नाम लिया था। शान मसूद, अब ये डिमांड आ रही है कि जी शान को, उसने देखें शान ने काउंटी में बहुत रन्स करके आया, हमें पता है डर्बी के लिए। अब तो ही इज़ मूविंग टू लैंकाशायर आई थिंक नाउ, नहीं सॉरी यॉर्कशायर की क़यादत करेंगे। बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तानी खिलाड़ी क़यादत कर रहा होगा, काफ़ी अरसे बाद ऐसा हो रहा है। अब ये बातें आ रही हैं कि शान को पाकिस्तान के तमाम फॉर्मेट्स में टीम में उसका हिस्सा होना चाहिए। टेस्ट टीम तो अभी अनाउंस होने वाली है 1 से 1 से, मोस्ट प्रॉब्ली कराची में ही टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाएगा। लाला आप शान की इंक्लूजन के हवाले से क्या कहते हैं कि तीनों फॉर्मेट में ही शान को रखना चाहिए हमें? मैं तो फेवर में हूँ, मैं शान की फेवर में हूँ, तीनों फॉर्मेट में फेवर में हूँ। पूरा पैकेज है, टेक्निक भी अच्छी है, खेलता भी पॉजिटिव है। मेरे ख्याल में एक आपके पास पाकिस्तान टीम के अंदर इतना टेक्निकली साउंड प्लेयर कम प्लेयर्स हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं है, कम प्लेयर्स हैं। वो पूरा एक पैकेज है, आप किसी भी फॉर्मेट में उस लड़के को बिल्कुल खिला सकते हो, चांस दे सकते हो। और जो एक और भी बड़ी अच्छी बात है लाला, शान अब बोलते बहुत अच्छा, अपने आप को एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं जब वो मीडिया के सामने आते हैं। एक बहुत अच्छा, देखिए मैं हरगिज़ ये बात नहीं कह रहा कि क्रिकेटिंग स्किल्स काउंट नहीं करती हैं और ये चीज़ें काउंट करती हैं, लेकिन ये चीज़ें बहरहाल काउंट करती हैं कि कोई बंदा आके, इवन फाइनल के बाद भी शान मसूद भी आके, बाबर ने तो जो बात की शान मसूद ने भी आके मीडिया से बात की, और उनको शायद भेजने की वजह यही थी कि एक कंपोज, एक काम आदमी जाके जो है वो मीडिया के साथ, ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं ज़ाहिर है। अब पूरा पैकेज जब आप कहते हो तो उसके अंदर हर चीज़ आ जाती है। पढ़ा लिखा बच्चा है, गुड बॉय, इज़ वेरी गुड बॉय, बहुत जेंटलमैन बच्चा है। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी अरसे से क्रिकेट खेल भी रहा है, मुल्तान सुल्तान की टीम को भी लीड करता रहा है वो, और उसका मिलना जुलना, वो सबके साथ इक्वली बात करता है। ये नहीं देखता कि कोई सीनियर है या कोई जूनियर है, सबको साथ लेके चलता है। उस लड़के के अंदर मैंने ये क्वालिटीज़ देखी हैं, इसलिए हमेशा मैं उसको सपोर्ट करता रहा हूँ। पूरा एक पैकेज है, वो एक अच्छा खूबसूरत, एक ज़बरदस्त एम्बेसडर है पाकिस्तान का वो लड़का, विदाउट डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लाला आपने इत्तेफाक से मुल्तान सुल्तान का जिक्र कर लिया, मुझे आपसे जो डिस्कशन करना था वो ज़रा पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से करना था, बिकॉज PSL 8 की अब ऑलरेडी आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, और माशाल्लाह इस बार दुनिया के चंद बड़े बेहतरीन खिलाड़ियों ने जो है वो अपने आप को रजिस्टर कराया है ड्राफ्ट के लिए, और ये एक बड़ी खुशाइन बात है। पाकिस्तान सुपर लीग माशाल्लाह स्लोली एंड ग्रेजुअली हम वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता पहुँच रहे हैं, जो हमारी एस्पिरेशंस थी। एक ज़माना था यहाँ कोई खेलने को तैयार नहीं था, आज से 4 साल 5 साल पहले की बात है। अल्लाह हैज़ बिन वेरी काइंड, और ज़ाहिर है लाला क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब वो चाहे वसीम खान हो, एहसान मानी हो, नजम सेठी साहब हों, या फिर रमीज़ राजा हों। एक बड़ी कामयाब पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट दुनिया के सामने है पाकिस्तान सुपर लीग। मैं आगे तफसील से और बात करूँगा, लेकिन ये तो है कि माशाल्लाह आगे ही आगे जाती जा रही है लीग हमारी। आदिल देखें, एक होता है प्लान बनाना और एक होता है प्लान को एग्जीक्यूट करना। तो इसका क्रेडिट तो मैं सारा का सारा नजम सेठी साहब को दूंगा। ये बहुत बड़ी बात थी ये लीग कराना, इसलिए कि बहुत सारे लोग बड़े डरे हुए भी थे, खौफजदा भी थे, कैसे होगी क्या होगी, लेकिन उस आदमी ने डिसीजन लिया है। डिसीजन लेना और करवाना ये बहुत बड़ी बात है। तो नो डाउट नजम सेठी साहब, वसीम खान को भी मैं बिल्कुल क्रेडिट दूंगा। 1-2 टीमें ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या इंग्लैंड की टीमें थी, उनको कन्विंस किया, गए वहाँ पे मीटिंग की, पाकिस्तान आए, खेले,
एंड देन रमीज भाई हो गए, रमीज भाई का अपना एक रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रमीज भाई ने जो अंडर-19 जूनियर लीग कराई है, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया, और इंशाल्लाह अब जो प्लेयर्स आ रहे हैं जो पहले कभी नहीं आए PSL खेलने, ये एक बड़ा पॉजिटिव और अच्छा मैसेज है कि हमारे जो लड़के हैं वो नए ओवरसीज क्रिकेटर्स के साथ अपना ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि लीग जहाँ पे भी दुनिया में हो, इसी तरह पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी जाना चाहिए, दूसरे प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, वहाँ की कंडीशन, पिचेस वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे प्लेयर्स भी दूसरे मुल्कों में जाके लीग्स खेले। एब्सोल्युटली लाला। अब बड़ा सवाल, बिग क्वेश्चन, शाहिद खान आफरीदी PSL 8 में नजर आएंगे एक्शन में? यार मुझे लग रहा है मैं थर्ड एम्पायर ना बनाऊं कहीं। अभी मेरा मतलब अभी तक पता नहीं चला, अभी तक मुझे बिल्कुल पता नहीं है कि किधर हूँगा, कौन किस फ्रेंचाइज के साथ हूँ, तो कोई ऐसा वो नहीं है मेरा, कोई बुला लेगा तो मैं चला जाऊंगा, काम करेंगे, पाकिस्तान की बात है। बट मेंटोर वगैरह का रोल वाला मेरे ख्याल से आप भी एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। आई थिंक जो आपसे हमें बात हुई, हमें अंदाजा ही हो कि आपने अंडर-19 वाले अपने इस रोल को जो मर्दान के साथ आपने किया था, आपने ये मेंटोरिंग वाले रोल को एंजॉय किया था, तो उसकी तो दरवाज़ा खुला हुआ ही है ज़ाहिर है। वो मुझे ग्रास रूट लेवल पे अब कहीं पे भी काम करा दे मुझे खुशी होगी। बच्चों के साथ 16-19 साल के बच्चे, उनके साथ मैं ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ काम को। बिल्कुल। अच्छा, अभी लाला एक बड़ी डेवलपमेंट ज़ाहिर है PSL में ऑलरेडी बड़ी, जैसे कहते हैं कि सनसनी खेज किस्म की खबरें आना शुरू हो गई हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम कराची किंग्स छोड़ के चले गए हैं, पेशावर ज़ल्मी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, और अब कराची में शुएब मलिक एक बार फिर से वापस आ गए हैं। शुएब मलिक इससे पहले भी लाला अगर आपको याद हो खेल चुके हैं कराची किंग्स के लिए, और बड़ा अनसेरेमोनियस किस्म का और बड़ा ही जिसे कहना चाहिए कि ख़राब ताल्लुकात हो के वो जो हैं, अगर आपको याद हो ड्यूरिंग द टूर्नामेंट रवि बोपारा को कप्तान बना दिया गया था। सो ऑलरेडी काफ़ी सनसनीखेज खबरें, बाबर आजम का कराची किंग्स को छोड़ जाना, ज़ाहिर एक बहुत ख़राब PSL पिछले साल रहा था। तो क्या कहेंगे इस डिसीजन के हवाले से, कराची किंग्स के या बाबर आजम के हवाले से? क्योंकि मुझे आपसे भी जब पहले बात हुई अंदाज़ा ये हुआ है कि कराची किंग्स की मैनेजमेंट के हवाले से आप भी इतने मुतमईन मुझे कभी सुनाई दिए नहीं। देखिए, अब फ्रेंचाइज लेना और उसको चलाना ये बहुत प्रोफेशनल लोगों का काम है। बड़े तरीके से अगर आपने वाकई अपनी फ्रेंचाइज को टॉप लेवल पे लेके आना है तो वो प्रोफेशनल लोग ही लेके आ सकते हैं। प्रोफेशनल टीम बनानी पड़ती है आपको। बाबर आजम के हवाले से भी पता चलता रहा कराची किंग का जो मैनेजमेंट, इसलिए कि वो मेरे ख्याल में खुश भी नहीं था वहाँ खेलते हुए। उनको भी कुछ कंसर्न्स वगैरह थी। देखिए, बाबर और मलिक दोनों बड़े प्लेयर्स हैं, दोनों का किसी भी फ्रेंचाइज की तरफ से खेलना बड़ी बात है। मैं तो समझता हूँ कि बाबर को खुद अपने हवाले से डिसीजन लेना चाहिए, और वो डिसीजन उनकी अपनी कप्तानी के हवाले से, T20 के हवाले से है। मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करें। मैं समझता हूँ कि टेस्ट और ODI क्रिकेट को लीड करे, आगे लेके चले। T20 में मैं समझता हूँ कि किसी और को मौका देना चाहिए एज अ कैप्टन, और उसको लीड करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि देखिए, बाबर की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे एज अ प्लेयर वो बहुत पसंद, और तो मैं चाहता हूँ कि बाबर के ऊपर कम से कम प्रेशर हो, टेस्ट एंड ODI इसको लीड करे। T20 की जिम्मेदारियां किसी और को दे दें। आपके पास ऐसे लड़के हैं, मैं समझता हूँ कि शादाब है आपके पास, रिजवान है आपके पास, इवन के निशान मसूद है आपके पास, जो टीम को T20 फॉर्मेट में लीड कर सकते हैं। हाँ, बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट है ज़ाहिर है, बिकॉज लेकिन अभी तक जो ज़ाहिर है PCB से जो वाइब्स आई हैं और सिग्नल आए हैं वो ये कि जी बाबर आजम फॉर देम इज़ द कैप्टन पाकिस्तान के तमाम फॉर्मेट पे। तो PCB की तरफ से कोई ऐसी अर्जेंसी फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रही है। लेकिन लाला, अब कराची किंग्स में क्या कप्तानी एक बार फिर से इमाद वसीम निस्बतन कामयाब कप्तान जो हैं वो साबित हुए थे कराची किंग्स के, लेकिन वही एक हैरत की बात थी कि उनको हटा के जो है वो फिर वो ले आए थे बाबर आजम को। तो आप समझते हैं इमाद को एक बार फिर से कप्तानी की जिम्मेदारियां देनी चाहिए? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि होता यह है कि जो टीम में कंसिस्टेंट परफॉर्मर हो, जो खेल रहा हो काफी अरसे से, उसी को जिम्मेदारियां दी जाती है। उसकी वजह भी होती है, परफॉर्मर भी होता है, एंड देन उसकी फ्रेंचाइज को मार्केटिंग भी करनी होती है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। तो इमाद वसीम की अगर कप्तानी की बात की जाए तो बहुत अच्छी कप्तानी की है उसने, जितनी भी कप्तानी की है काफी मैच्योरिटी के साथ कप्तानी करता है वो। एक अच्छा लीडर है, मैंने उसको देखा है डोमेस्टिक में। तो आई मीन के लेट्स सी कि किसको देते हैं, ये इनका अपना डिसीजन है। आई डोंट नो कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बाबर लीड करते हैं कि नहीं करते। मेरे ख्याल से तो आई थिंक अब बाबर को अगर लेकर आ रहे हैं तो ज़ाहिर है लीड करवा सकते हैं, और उसकी
उसकी प्रोबेबिलिटी और ज़ाहिर है उसके चांसेस भी ज़्यादा हैं। लेकिन आप भी लाला, जब कराची किंग्स आप एक सीज़न खेले हैं तो उस ज़माने में इमाद भी, और उसी ज़माने में इमाद को जो है वो कप्तान भी बनाया गया था। तो मेरा नहीं ख्याल कि कप्तानी, अभी तो वहाब रियाज बाय द वे पेशावर ज़ल्मी के कप्तान हैं, ज़ाहिर है वहाब बहुत सीनियर प्लेयर है और अच्छा कंपोज्ड आदमी है। अब वहाब को शायद गिव अप करनी पड़े अपनी कप्तानी बाबर आजम के लिए। सो अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या सजेशन देंगे? जावेद आफरीदी लेट से आपसे बात करते हैं और पूछते हैं कि लाला क्या किया जाए, सो आप क्या कहेंगे कि बाबर को कप्तानी ना दो, उसको अपनी बैटिंग पे फोकस करने दो? मेरे ख्याल में अगर मशवरे की बात, खैर जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके काफी सारे सीनियर्स उनके साथ हैं, मोहम्मद अकरम वगैरह, डैरेन समी वगैरह। मेरे ख्याल में बाबर को खुद ये डिसीजन लेना चाहिए कि यार नहीं, मैं कप्तानी नहीं कर रहा, मैं एज अ प्लेयर खेलना चाह रहा हूँ, मैं अपनी बैटिंग को एंजॉय करना चाह रहा हूँ, मैं परफॉर्म करना चाह रहा हूँ, मैं इन चीज़ों का प्रेशर नहीं लेना चाहता कि टीम ग्राउंड के अंदर एंड देन फिर मीडिया में भी बैठ के बात करनी। तो मेरे ख्याल में क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ये चाहता हूँ कि बाबर परफॉर्मेंस करता हुआ नजर आए, तो उसके लिए वो प्रेशर में नहीं कर सकता, उसकी अपनी भी फिक्र पे, टीम की भी फिक्र, आई मीन वो जितना रिलैक्स होगा बाबर उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। तो मैं समझता हूँ कि डोमेस्टिक में उसको कप्तानी करने की जरूरत नहीं है, एज अ प्लेयर खेले। राइट लाला, आखिरी जो आपने PSL अपना खेला वो ऑफ कोर्स कोयटा ग्लैडिएटर के लिए आपने खेला, और बल्कि आपकी फैमिली से जब हमने इंटरव्यू किया था तो उनमें से कुछ की ख्वाहिश थी कि लाहौर कलंदर के लिए भी आप खेल लेते, तो फिर ज़ाहिर है पूरा का पूरा वो कोरम पूरा हो जाता। लेकिन लाला, कोयटा ग्लैडिएटर्स ज़ाहिर है जब PSL का आगाज़ हुआ था तो कामयाब तरीन टीमों में से थी, सरफराज की कप्तानी में जीते भी थे, फाइनल्स में आया करते थे, हार गए फाइनल ये वो। लेकिन जब से मुकम्मल तौर से PSL पाकिस्तान में आया, कोयटा ग्लैडिएटर को हमने बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना कि कुछ भी नहीं है, नहीं उनका पिछला सीज़न भी बहुत ख़राब रहा, उससे पिछला सीज़न भी ख़राब हुआ। लेकिन एक चीज़ जिसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो ओनिंग फैमिली है, जो ग्रुप ओन करता है, नदीम साहब ज़ाहिर क्रिकेट खुद भी बहुत समझते हैं। आप लगते हैं कि अब इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम सरफराज देयर एज वेल, बिकॉज ये बात आई थी कि अगर बाबर कोयटा ग्लैडिएटर आता है तो सरफराज बहैसियत प्लेयर खेलने को तैयार थे कप्तान के बजाय, जिससे अंदाज़ा ये होता है कि सरफराज अभी भी कप्तानी कर रहे होंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स की। वहाँ पे भी टीम में काफ़ी तब्दीली की ज़रूरत है। देखिए, जहाँ तक नदीम भाई का ताल्लुक है, मैंने कोयटा ग्लैडिएटर जो है वो नदीम भाई की वजह से ज्वाइन किया था। क्योंकि मैं मुल्तान सुल्तान में बड़ा ज़बरदस्त, बल्कि चाह भी नहीं रहे थे कि मैं टीम छोड़ूं उनकी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त रहा। बहुत ही प्रोफेशनल मैनेजमेंट मुल्तान सुल्तान की रही है, मज़ा आया उनके साथ खेल के। नदीम भाई की वजह से, क्योंकि नदीम भाई से मैंने वादा किया था कि मैंने कहा एक ना एक सीज़न आपकी तरफ से लाजमी खेलूंगा, और नदीम भाई एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, बड़ी अच्छी फैमिली है। लेकिन उस टीम के अंदर जो सबसे बड़ी कमी मैंने देखी है, वो प्रोफेशनलिज्म की कमी देखी है मैंने। वो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई आम सा क्लब क्रिकेट खेलती है वो टीम, प्रोफेशनल माइंडसेट नहीं है। तो अगर आपने ऊपर रखना है अपनी टीम को, टॉप 1 और 2 में जाके खड़े होना है, तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल लोग ही चाहिए होंगे। उसमें आप फिर दोस्तियां यारियां नहीं देखनी होती। तो कोयटा के अंदर मुझे दोस्तियों यारियों का कॉन्सेप्ट ज्यादा नजर आया बनिस्बत प्रोफेशनलिज्म के। हाँ, ये वैसे एक सवाल किया था कि एक सर्टन ग्रुप है, ज़ाहिर है जो कि ज़ाहिर है वो उनके मैनेजर से भी अंदाज़ा होता है कि वो एक सर्टन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, जिसी से वो प्लेयर्स भी सेलेक्ट कर रहे होते हैं। एक सर्टन बैकग्राउंड भी बड़ा इंपॉर्टेंट उसमें होता है। वैसे लाला साहब, ज़रा मज़ा किस फ्रेंचाइज के साथ आया खेलने में? आई एम सॉरी, आज ज़रा PSL पर डिस्कशन ज़्यादा निकल गया क्योंकि बड़ी मज़ेदार बातें आपके साथ हो रही हैं, एंड वी लव, बिकॉज ऑलरेडी अभी तो टेस्ट क्रिकेट शुरू होने वाली है, ज़ाहिर है उस पर बहुत बातें करेंगे, लेकिन उससे क्या होगा, ज़रा थोड़ा T20 पे भी बात मजीद कर लें। सबसे ज़्यादा मज़ा किस फ्रेंचाइज के साथ आया लाला? अच्छा, मज़ा आया मुझे पेशावर के साथ भी मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। वो क्योंकि नई फ्रेंचाइज थी, हमने खुद बनाई हुई थी, हमारे कुछ प्लान्स थे कि इस फ्रेंचाइज से हमने नए टैलेंट और खासतौर पे KPK के लड़कों को चांस देना, KPK के लड़के ज़्यादा से ज़्यादा इस फ्रेंचाइज से खेले, वो एक हमारा प्लान था। एंड देन फिर मुझे जो हकीकत में दोबारा उसके बाद जो मज़ा आया, मुझे मुल्तान सुल्तान से बहुत मज़ा आया। बहुत प्रोफेशनल टीम ओनर्स बहुत ज़बरदस्त थे। अली के साथ एक्सपीरियंस, अली तरीन के साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा। एंड देन फिर आलमगीर भाई खुद एक बहुत अच्छे इंसान है वो। तो एक प्रोफेशनल, जब आपके इर्द गिर्द प्रोफेशनल लोग जमा हो ना, तो उनके साथ काम करने में मज़ा आता है। इसमें कोई शक नहीं लाला। आजकल कराची की सड़कों पे मैं जब घूम रहा होता हूँ तो आपकी तस्वीरें मुझे एक बार फिर से नज़र आनी शुरू हो गई हैं। आप जानते होंगे मैं किस चीज़ के हवाले से बात कर रहा हूँ। आप एक लीग का भी इनेकाद करने वाले हैं, एक लीग क्रिकेट स्टार्ट हो रही है। ज़रा उसके हवाले से भी कुछ हमें बताइए, वो किस लीग का है, ये क्या है, थोड़ा सा ज़रा ये भी हम जान लें। MSL हो रही है अदील, MSL है, ये लास्ट ईयर भी हुई थी, इस बार भी हो रही है। इस लीग का ये है कि जितनी भी आपकी पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ हैं वो सब ये लीग खेल रही है। क्रिकेटर्स
एक्टर्स वगैरह जितनी भी सेलिब्रिटीज है सभी इसमें पार्टिसिपेट हो रहे, हिस्सा ले रहे हैं। मेरी जो मेन वजह थी इस लीग के अंदर आने की वो ये थी कि क्योंकि सारे स्टार्स जमा हो रहे हैं, उनको मैं अपना मकसद दिखाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि हमारी फाउंडेशन करती क्या है, क्या काम करती है। तो मैंने अपनी फाउंडेशन को इसके अंदर इन्वॉल्व किया, जिसकी वजह से हमें अभी तक हमने 5-6 जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स भी थे, एम्पायर्स भी थे, कुछ प्लेयर जैसे बॉक्सर थे, वेट लिफ्टर्स थे, इनको हमने सपोर्ट किया इस MSL के लिए लीग की वजह से। वो एक रशिया में वर्ल्ड चैंपियन, एशियन चैंपियन जीत के आया, एक बॉक्सिंग में एशियन बॉक्सर बन के आया। तो हम इस मेरा जो मेन मकसद है, मैं इस लीग से लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहता हूँ जो जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए किया या पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं बाहर मुल्क में जाके। तो मेरा मेन मकसद ये है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है। दिसंबर में इंशाल्लाह, आज डेट्स कंफर्म हुई हैं, दिसंबर में इंशाल्लाह पिंडी में कराने का प्लान है। ऑलराइट, पिंडी में कराने का प्लान है। मेगा स्टार्स लीग है इसका नाम, ऑफ कोर्स MSL। और ये देख लीजिएगा पिंडी में अभी वैसे ही ऑलरेडी पिंडी के, मैं सुबह अपने रेडियो शो में देख रहा था, हमारे पिंडी के दोस्त कुछ बड़े नाराज़ अफसोस में थे इस बात पे कि टेस्ट मैच गालिबन जो इंग्लैंड के साथ उनका होने वाला था, वो पॉलिटिकल जो अनसर्टनिटी इस वक्त चल रही है उसकी वजह से शायद वो मैच कराची, बल्कि अब तक काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि कराची को 2 टेस्ट मैचेस मिल जाएंगे और मुल्तान एक टेस्ट मैच होस्ट कर रहा होगा ऑफ कोर्स इस सीरीज़ का। लेकिन चलें, पिंडी के लोगों के लिए अल्लाह करे हालात ठीक रहें तो वहाँ पे कम से कम आप मेगा स्टार लीग जो है वो देख सकते हैं। सो ये पिंडी के उसी स्टेडियम में होगा जो वहाँ का जो स्टेडियम है मेन रावलपिंडी मेन स्टेडियम की, हाँ मेन स्टेडियम की इजाज़त मिली है अभी। चलें, दैट इज़ ग्रेट। ऑलराइट, तो लाला आपको पता है हमारे 2 एजेंट ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, उनमें से दोनों माशाल्लाह वापस आ गए हैं। एक तो मुझे पता चला है जी वापस आके बीमार पड़ गई हैं उन्होंने बताया कि भाई मैं बीमार हूँ, यदि जेट लैग भी चल रहा है। दूसरा हमारा भाई जो है वो बीमार नहीं हुआ। तो कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं और कादिर को भी हम ज़रा इन करते हैं अपने प्रोग्राम में, उनसे भी ज़रा बातें सुनते हैं। पता नहीं कैसा लग रहा होगा पाकिस्तान उनको, मैं तो यही देख रहा हूँ कि क्या, क्योंकि ये पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में भाई हमारे जो हैं बर्मिंघम में थे, बीच में यूरोप वगैरह भी घूम कर आए, फिर UAE में भी मौजूद थे, अब जो है ये ऑस्ट्रेलिया में। तो पाकिस्तान के दौरे पे तशरीफ लाएं कादिर साहब, कैसा लग रहा है आपको लाहौर? अस्सलाम वालेकुम अदील, अस्सलाम वालेकुम लाला। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने वतन पर लैंड करते हैं और यकीन करें कि सुख का सांस आया है। पाकिस्तान है और हमारा लाहौर जैसा शहर कोई नहीं है पूरी दुनिया में, हम जहाँ भी जाएं, लेकिन लाहौर है और अपने शहर में अपने वतन में आके सुकून सा मिलता है एक आपको। हम लोग उधर जो है वो वाकई फील होता था, लेकिन जो दुनिया जिस तरह मर्जी ये कहती रहे कि यूरोप अच्छा है, इंग्लैंड अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं है। और यहाँ पर हमें जो है जो आज़ादी है, जो हम लोग सुख का सांस लेते हैं, वो कहीं भी नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल यार, आज़ादियाँ कुछ ज़्यादा ही हैं कभी कभार, तो आप ये फील करते हैं। लेकिन अच्छा, अब कादिर ज़रा अब हम बात करते हैं ना, चलें लाला के साथ बड़ी तफसीली PSL पे बात हुई, तो PSL पे भी आपने ट्वीट कर दिया है कि अब आपका फोकस PSL पे होने वाला है और मैं PSL की ज़बरदस्त खबरें ला रहा हूँ। लेकिन उससे पहले टेस्ट मैचेस होने हैं, काफ़ी सारे टेस्ट मैचेस होने हैं पाकिस्तान के दिसंबर और जनवरी के महीने में। टीम कब अनाउंस हो रही है कादिर, क्या खबर है? देखिए, टीम का भी हमने पूछा है तो अभी जो हमें बताते हैं ज़राए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी जो हमने बात की है, तो उनका कहना था कि 1-2 दिन तक जो है वो टीम की अनाउंसमेंट होगी। और अभी चूंकि फैसला नहीं हुआ कि कराची में होना है पहला टेस्ट या रावलपिंडी में होना है, उस हवाले से जो है अभी वो चीज़ें वहाँ पर मसरूफ़ हैं और अभी सिलेक्शन कमेटी जो है वो राब्ते कर रही है। कप्तान भी आए हैं क्योंकि आज जो है वो सुबह लैंड किया टीम अर्ली मॉर्निंग में, तो इस वजह से फिर अभी जो है वो तमाम जो प्लेयर्स हैं और मैनेजमेंट है वो रेस्ट कर रही थी। लेकिन कल से बाकायदा तौर पर कप्तान और मैनेजमेंट डिसीजन लेगी और फिर बैठेगी सिलेक्शन कमेटी के साथ, उनसे भी मुशावरत की जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, जिस तरह उनका आ रहा था, सब कह रहे थे कि इंजरी होगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेहतरीन काम किया कि उनको क्लियर कर दिया कि शाहीन को किसी किस्म की इंजरी नहीं है। जो फोर्स हुआ था उनका जो फील्डिंग के दौरान, उस वजह से थोड़ा सा दबाव आया, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में अपना रिहैब करेंगे। उनकी जगह पर जो है वो बता रहे हैं सिलेक्शन कमेटी के जराए भी कि हारिस रऊफ को शामिल करने की तजवीज़ है और मोहम्मद अब्बास को भी शामिल करने की तजवीज़ है। तो ये 2 अभी नाम आ रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की जगह, और अभी जो है वो इब्रार अहमद का भी सुना जा रहा है, उनका भी लिया जा रहा है नाम। अभी तक ये चीज़ें डिसाइड नहीं हुई हैं, अभी चीज़ें 1-2 दिन में डिसाइड हो जाएंगी तो फिर टीम अनाउंस हो जाएगी। चलें, बहुत अच्छी बात है और एक्सपेक्टेड यही था। ज़ाहिर है हारिस टेस्ट क्रिकेट में भी खेल रहे होंगे, अभी तक हमें नज़र नहीं आए हैं एक्शन में। लेकिन ये याद रहे जी, कायदे आज़म ट्रॉफ़ी का कराची में मैच चल रहा है और
उसमें अबरार जो हैं ज़ाहिर है जिनका आपने जिक्र किया, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं ऑफ कोर्स अबरार के साथ। मिस्ट्री स्पिनर उनको कहा जाता है, बड़े अरसे बाद लाला एक डोमेस्टिक क्रिकेट में हमारे यहाँ जो है ना वो एक बच्चा आया है जो कि विकटें ले रहा है। अभी भी इस मैच में जहाँ पे नॉर्दर्न की टीम ने 605 रन बनाए 8 विकटों के नुकसान पे, वहाँ पे जो हैं 3 विकटें लेने में कामयाब हुए। लाला आपने अबरार को खेलते पेशावर ज़ल्मी में खेलते हुए देखा होगा, माशाल्लाह आप कह सकते हैं कि बच्चा बड़ा हो गया। नहीं, इसको इवन कि मैंने फेस किया है, बैटिंग की है इसके खिलाफ किसी नेट प्रैक्टिस में, और अच्छा है, टैलेंटेड है, एनर्जेटिक है, स्ट्रॉन्ग है। आई मीन के उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह वो डिलीवर करेगा, और काफ़ी अरसे से मैं उसको डिफरेंट लीग्स में देख रहा हूँ खेलते हुए, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब कादिर के यासिर शाह फिर बाहर जाते हुए अगर अबरार आ जाते हैं, 2 लेग स्पिनर तो अब आप क्या टीम में करेंगे, लेकिन ये यासिर की जगह टीम में आएंगे अबरार अगर आते हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरह इब्रार अहमद का, मोहम्मद अब्बास और हारिस रऊफ का नाम चल रहा है, अभी मुख्तलिफ जो हैं वो सजेशंस आएंगी टीम कप्तान की तरफ से भी, कोच की तरफ से भी, और सिलेक्शन कमेटी भी अपनी सजेशन देगी। तो इस वजह से अभी मुख्तलिफ नाम, जाहिद महमूद का भी नाम आ रहा है और आप देखें यासिर शाह भी हैं। तो अभी ये मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो जो हतमी फैसला होगा सजेशन कप्तान और कोच देंगे, फिर जो हतमी फैसला सिलेक्शन कमेटी और चीफ सिलेक्टर करेंगे वो नाम 1-2 दिन में जाहिर हो जाएंगे। राइट, अच्छा इसके अलावा वैसे ज़ाहिर टीम की अनाउंसमेंट, ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन कादिर वर्ल्ड कप के बाद कुछ बड़ी तब्दीलियाँ एक्सपेक्टेड थी। मैं क्रिकेट टीम की बात नहीं कर रहा, टीम तो ज़ाहिर है जो चल रही है हमें अंदाज़ा है कि कोर टीम की सेम ही रहनी है, और कप्तानी का भी हमें काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है कि आपने भी ये बताया था कि पीसीबी की तरफ से बड़ा क्लियर आ गया है कि जी अभी फ़िलहाल बाबर तीनों फॉर्मेट से कप्तान है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन व्हाट अबाउट द कोच, क्योंकि सकलैन मुश्ताक ज़ाहिर है कोई बहुत लॉन्ग टर्म असाइनमेंट पे नहीं थे, इसके अलावा थोड़े अरसे के लिए मैट हेडन मौजूद थे, यूसुफ हुए, सिलेक्शन कमेटी, अभी फ़िलहाल हर चीज़ इंटैक्ट है या यहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ आ सकती हैं आने वाले दिनों में? जो मैनेजमेंट स्टाफ है उसमें तब्दीलियां होंगी। अदील, जिस तरह सकलैन मुश्ताक का रिन्यू हुआ था कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, तो उन्होंने तब उस वक्त भी इजहार किया था कि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता। कप्तान और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी इंटेंशन जाहिर की थी कि आपको हम कंटिन्यू करेंगे वर्ल्ड कप तक। अब वर्ल्ड कप गुजर गया है, तो वर्ल्ड कप के बाद अब जो है वो सकलैन मुश्ताक, क्योंकि उनका अपना बिजनेस है इस्लामाबाद में और वो वहाँ पर जो है वो प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं, तो उनकी तवज्जो अब वहाँ पर मरकूज होगी। इसलिए सकलैन मुश्ताक जो है मोस्ट प्रोबेबली कंटिन्यू नहीं करेंगे। ये वर्ल्ड कप उनकी आखिरी असाइनमेंट थी, अब जो है बड़ी मेजर जो असाइनमेंट थी वो उनकी वर्ल्ड कप थी। अब जो है वो जब उनका कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक फरवरी तक है, तो वो फरवरी तक जो है वो अपना करेंगे कंटिन्यू, और फिर उसके बाद नया कोच आएगा। ऑलराइट, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। प्रॉपर्टी का बिजनेस है अपना, ये बात वैसे मुझे नहीं पता थी। वैसे मैंने सुना ये इस्लामाबाद में नहीं, गलत बात है ये। मैं सकलैन को जानता हूँ, वो कोई प्रॉपर्टी या बिजनेस की वजह से नहीं साइड पे हो रहा। असल उसका इशू जो है वो फैमिली है, वो फैमिली के बगैर वो बंदा नहीं रह सकता। वो मुझे पता है उसका। वो उसने मैंने उससे पूछा भी था, मैंने कहा कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे, मैंने कहा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसने कहा लाला मैं फैमिली के बगैर नहीं रह सकता। तो वो फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करता, टूर्स पे लेके नहीं जा सकता, बच्चे स्कूल्स पढ़ रहे और स्कूल वगैरह जा रहे होते हैं, तो असल वजह उसकी फैमिली है। वेरी गुड, द रियल फैमिली मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट। और इसी ब्यूटीफुल थॉट के साथ लाला थैंक यू सो मच, आज बहुत मजेदार डिस्कशन आपके साथ, इनफॉर्मल सा रहा, बहुत सारे टॉपिक। कादिर आपका भी बहुत शुक्रिया, वेलकम बैक टू पाकिस्तान ब्रदर, एंड होपफुली सवेरा अगर वो अपने जेट लैग से रिकवर कर जाती हैं तो शी विल बी बैक इन द स्टूडियो एज वेल टुमारो। और इस वक्त मैं तो आपसे इजाज़त ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ हुज़ैफ़ा के साथ, और आइए जानते हैं, देखते हैं हुज़ैफ़ा इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात गेम सेट मैच में एक बार फिर कल होगी। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तकरीबन 17 साल के अरसे के बाद टेस्ट सीरीज़ जो है वो होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर, और 26 तारीख को इंग्लिश टीम पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुंचेगी। बहुत ज़्यादा अनसर्टेन सिचुएशन है पहले टेस्ट के हवाले से। खबरें ये हैं कि पहला टेस्ट रावलपिंडी से कराची मुंतकिल कर दिया गया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट। जो सिचुएशन है इस वक्त कैपिटल के अंदर, उसकी वजह से पहला टेस्ट जो है वो नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना कराची में होने जा रहा है।
दूसरा टेस्ट मुल्तान में होगा, तीसरा टेस्ट एक बार फिर से जो है वो कराची में होगा। मीनवेल कराची ने 2 टेस्ट मैचेस की मेज़बानी करनी है। इस वक्त कराची के स्टेडियम के ऊपर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस जारी हैं, जबकि साथ साथ जो है वो तैयारियों का अमल भी शुरू हो गया है, क्योंकि जब पहला टेस्ट कराची में खेला जाना है तो 26 तारीख को इंग्लैंड की टीम यहाँ पर आएगी और कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि ये तारीखी टेस्ट मैच है, बहुत लंबे अरसे बाद इंग्लैंड की टीम टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए आ रही है, तो उसके लिए जो है वो सफाई का अमल और जो तमाम तर ज़रूरियात हैं उनको पूरा किया जा रहा है। और अब सिर्फ इंतज़ार है कि जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस होगा इस सीरीज़ के लिए, और फिर जब 26 तारीख को ये टीम जो है वो दोनों टीमें नेशनल स्टेडियम यानी नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना कराची आएंगी और पहला टेस्ट 1 दिसंबर से इसी नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना पे शुरू होगा। इससे पहले T20 सीरीज़ के भी 4 मैचेस की मेज़बानी इसी ने नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना ने की थी। तो एक बार फिर से एक अच्छी न्यूज़ है कराची वालों के लिए कि यहाँ पर 2 टेस्ट मैचेस होने जा रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायकीन क्रिकेट भी यहाँ पर आएंगे और दोनों टीमों को जो है वो सपोर्ट करेंगे। जी।